जी। देखिए, इनफर्टिलिटी जैसा मैं कह रहा था, सिर्फ आईवीएफ एक ही इलाज है। अगर कोई कपल आईयूआई के थ्रू ट्रीट हो जाता है तो लगभग 1 महीने में भी इलाज हो सकता है, 1 से 1.5 महीने में। एक अगर आईवीएफ ही उनका इलाज का तरीका बचता है तो लगभग 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन होता है। इसके अंदर कपल्स को क्लिनिक मिनिमम 2 3 4 बार आना होता है और स्टिमुलेशन इंजेक्शंस उन्हें दिए जाते हैं फॉर द वुमन। बहुत सारा लफंगा था, पता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीट क्या है 190? जी। देखिए, इनफर्टिलिटी जैसा मैं कह रहा था, सिर्फ आईवीएफ एक ही इलाज है। अगर कोई कपल आईयूआई के थ्रू ट्रीट हो जाता है तो लगभग 1 महीने में भी इलाज हो सकता है, 1 से 1.5 महीने में। एक अगर आईवीएफ ही उनका इलाज का तरीका बचता है तो लगभग 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन होता है। इसके अंदर कपल्स को क्लिनिक मिनिमम 2 3 4 बार आना होता है और स्टिमुलेशन इंजेक्शंस उन्हें दिए जाते हैं फॉर द वुमन। 10 से 11 दिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं है उसके लिए क्लिनिक आना हो, तो 3 से 4 बार क्लिनिक आके इलाज प्राप्त किया जा सकता है 2 महीने के अंदर। कॉस्ट की बात आप कर रहे हैं तो देखिए, एवरेज भारत में और खासकर मुंबई में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का एक आईवीएफ साइकिल होता है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से, जैसा मैं आपको कह रहा था, हम शायद भारत की सबसे अफोर्डेबल और सबसे ट्रांसपेरेंट पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को। सो हमारे यहाँ एक आईवीएफ साइकिल लगभग 1.5 लाख रुपए के अंदर एवरीथिंग इंक्लूडेड हम पेशेंट्स को प्राप्त कर पाते हैं और दे पाते हैं, और हम उन्हें ईएमआई प्लान्स के थ्रू भी सपोर्ट कर पाते हैं। ये हर स्टेट में अलग कॉस्ट आती है या जनरल? जी, हम भारत की, जैसा हम कह रहा था, टॉप 3 ब्रांड्स में से हैं और हमारे प्रेगनेंसी रिजल्ट्स अभी तक इंडस्ट्री लीडिंग है। हम लगभग 70% प्रेगनेंसी रेट दे पाए हैं अपने पेशेंट्स को। इसी कारण हम ग्रो कर रहे हैं बहुत तेज़ी से और हमें पेशेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। अक्रॉस इंडिया हमारा प्राइसिंग मोस्ट स्टेट्स में सेम ही है। सो हम ओवरऑल सेम प्राइस रखते हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में हमारा प्राइसिंग सेम ही होगा। ये जानना है आप लोगों से कि आईवीएफ जिसे आप चलाते हैं, पिछले 10 सालों में अगर बात करें, 15 सालों में या 20 सालों में, क्या कुछ चेंजेस आया है इस इंडस्ट्री में, और उस बारे में अगर थोड़ा बता सकते हैं कितना ये लोगों के, क्योंकि ये सब थोड़ा डॉगमा टाइप का, पर इतना लोग सोचते नहीं थे सब चीज़ों के बारे में, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको थोड़ा अपने विचार बताता हूँ, फिर मैं डॉक्टर नवीना से रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी आपको इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव बता पाएंगी। देखिए, पिछले 10 साल में 2 से 3 चीज़ें अगर अपन थोड़ा दूरी से देखें क्या हो रहा है भारत में हुई हैं। पहला तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसे बोला जाता है, उसका मापदंड बहुत तेज़ी से गिरा है। सो टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है। ओवरऑल अगर हम 30 से 35 साल के एज ग्रुप को देखते हैं, 35 से 40 साल के एज ग्रुप को देखते हैं, जैसा डॉक्टर नवीना आपको बता रहे थे, पॉपुलेशन बेस में हमारे जो एग काउंट, एग क्वालिटी और स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी 10 साल पहले और अब पाई जाती हैं, उसके अंदर गिरोतरी दिखाई दी है। पहले ये बहुत बड़ा टैबू हुआ करता था सोसाइटी में कि किसी ने आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया है तो वो बिल्कुल ही जाके छुप के इलाज कराएगा, किसी को बताएगा नहीं। आई थिंक अब थोड़ा सा हम 10 साल में, हालांकि अवेयरनेस की अभी भी कमी है और इतना बड़ा देश है भारत, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट उन चीज़ों में थोड़ा सा ग्रोथ आई है। लोग अब मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा मुड़ते हैं, बजाय पहले आप देखेंगे हकीम, मुनीम, रिलीजन का सहारा लिया जाता है और भी कई घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं, उससे पेशेंट के लिए टाइम लूज़ हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज आया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सो जो प्रेगनेंसी रेट आज से 10 साल पहले आईवीएफ दे पाता था, अब क्योंकि इक्विपमेंट चेंज हो गया है, विच इज़ ISO लेवल 5 ट्रिपल हेपा फिल्टर्ड, और अब एयर पोल्यूशन के कारण हर कोई फिल्टरेशन समझ गया है। तो मैं आपको बात समझा सकता हूँ, हमारा 3 लेयर्स ऑफ फिल्टरेशन होता है
एयर जो आती है लैब के अंदर जिसके अंदर एम्ब्रियोज प्रोड्यूस किए जाते हैं, इस सब टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़ोतरी आई है एंड इसके कारण प्रेगनेंसी दर जो उसके अंदर भी रिजल्ट्स के अंदर पेशेंट्स के लिए बढ़ोतरी आई है। मैं इसमें एक ही चीज़ बस बताना चाहूँगी, अगर आप इसे दो हिस्सों में विभाजित करें, पहला कि भाई केसेस में क्या बढ़ोतरी आई है और दूसरा कि ट्रीटमेंट में क्या इसमें अंतर आया है पिछले 10 साल में। केसेस जैसे अभिषेक बता रहे थे, हाँ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके कारण अभी हमने जैसे समझे कि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है, स्ट्रेस फैक्टर है, लोगों के शादी करने की उम्र में हमने देखा है कि अब लेट शादियां हो रही हैं और बहुत सारे कंडीशंस लाइक PCOS, एंडोमेट्रियोसिस और अंडों की संख्या में कमी आना और पुरुषों के केसेस की मात्रा इनफर्टिलिटी की जो संख्या है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी आई। अगर हम केसेस के बारे में बात करें पिछले 10 साल में, तो जो इनफर्टिलिटी की संख्या थी, जो परसेंटेज था, उसमें बहुत कारणों से बढ़ोतरी। लेकिन अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में भी साइंस ने बहुत ज़्यादा इसमें सफलता प्राप्त करी है। पहले जो 10 साल जो ट्रीटमेंट पहले होता था, आज उससे हम कई ज़्यादा साइंस ने इस क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त करी हुई है। पहले हम बेसिक IVF टेक्निक इस्तेमाल करते थे, उसके बाद ICSI आया जो एक बहुत ही मददगार ट्रीटमेंट साबित हुआ उन कपल्स के लिए स्पेशली जिन्हें पुरुष रिलेटेड तकलीफ थी, जिनके शुक्राणु की संख्या बहुत कम थी, क्वालिटी कम थी। फिर हम आगे बढ़े, लेज़र असिस्टेड हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब ट्रीटमेंट में एक एक करके हर एक बढ़ोतरी ही पाई जाएगी। आज हम उस लेवल पे साइंस बढ़ गया है जहाँ पे हम AI के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ हम रेडियो फ्रिक्वेंसी टेस्टिंग के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, RI के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप साइंस ट्रीटमेंट में भी बात करें तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई। लेकिन अब हमें ये ध्यान देखना है कि हम इसका प्रिवेंशन भी करें, ना सिर्फ ट्रीटमेंट की तरफ भागें। तो ये तभी संभव होगा जब हम एकत्र होकर इसकी तरफ ध्यान दें। नॉर्मल जनता के हिसाब से एकदम बेसिक सोच से अगर देखा जाए या सोचा जाए तो एक नॉर्मल जो एज था पहले, जैसे कि 21-20 के साल में लड़की शादी करे, जो 28-29-30 तक हो गया, किस एज में एक लड़की को शादी करना चाहिए, एक लड़के को शादी करना चाहिए और क्या चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही गलत मैं बोलूँगी, इसको मैं सही तरीके से बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप शादी के लिए आप किसी को नहीं बोल सकते, राइट। अगर मैं बोलूँ कि आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कब से इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें या इसके बारे में आप सतर्क हो जाएं और इसके बारे में आप जांचें शुरू कर दें, तो हर वो महिला, हर वो पुरुष जो 25 साल से ऊपर है और 35 तक है, आज आप लोग मीडिया से आपने तो पहले ही देखा होगा कि आज एग फ्रीजिंग के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आज सामने आके एग फ्रीजिंग के बारे में बहुत खुल के बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एग फ्रीजिंग पहले नहीं होता, पहले भी होता, लेकिन लोग इसके बारे में बात कम करते हैं। ये इतना एफोर्डेबल ट्रीटमेंट नहीं माना जाता था। पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ जो काफ़ी ऊपर दर्जे के लोग हैं यही वो ट्रीटमेंट इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। आप पूरे केसेस को देखें तो मैं हर वो महिला जो 25 साल के ऊपर है उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जांच करें। हर पुरुष को अपना एक सीमेन एनालिसिस चेक कर लेना चाहिए। अगर उनकी रिपोर्टों में नॉर्मल चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से, अपने रिप्रोडक्टिव कंसल्टेंट से अपने खान पीन, अपने लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करें। इसे कैसे आगे आप मेंटेन करें उसके बारे में बात करें। लेकिन मान लीजिए कि रिपोर्ट में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जो आपके लिए अलर्ट है, जो बहुत चेताने वाली बात है, तब आपको एक सही समय पे ट्रीटमेंट करने का मौका मिलता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ का सफलता दर उस ट्रीटमेंट को कब किया गया, किस समय किया गया, उस पर बहुत निर्धारित है। हम जितना इस चीज़ को लेट करते हैं, जब चीज़ों की रिपोर्ट्स काफ़ी ख़राब होते हैं, तो ये बहुत मानने वाली बात है कि उसकी सफलता दर में काफ़ी गिरावट आई। डॉक्टर नवीना जो कह रही है, मैं बस एक ही बात ऐड करूँगा उसमें। we also have introduced and announced a very comprehensive reproductive health screening program, जिसमें हम exactly
सारे कपल्स जो अभी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं रहे या उन्हें कोई इनफर्टिलिटी का इशू नहीं है, उनके लिए भी ये मौका देते हैं और ये जागरूकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए और अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ असेस कराइए, बस इतना काफ़ी है। और शहरों में गांव में क्या अभी भी फर्क है, जैसे हमेशा से होता है क्योंकि शहरों का एक अलग लाइफस्टाइल होता है, तो उससे भी बहुत इम्पैक्ट लगता है आपको? जितना डेटा पब्लिश किया गया है उसके अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी रेट या जो इंसिडेंस रेट बोलते हैं किसी भी कंडीशन की, वो ये कहा नहीं जा सकता कि शहरों में ज़्यादा है गांवों में कम है, नॉर्थ में ज़्यादा है साउथ में कम है। तो आई थिंक सब तरफ लगभग सिमिलर, जो मैंने 6 में से 1 कपल वाली बात आपको बताई, वो लगभग मोटे तौर पे भारत के अर्बन या रूरल हर क्षेत्र में पाई जा रही है और ये बढ़ ही रही है। एक डेटा कोई बता सकते हैं आप कितना और जनता या पॉपुलेशन इस तरह की प्रॉब्लम से अफेक्टेड है इंडिया में, कितना बढ़ सकता है आने वाले 5-10 साल, ऐसा कुछ होता है? जी लगभग 3 करोड़ कपल्स एस्टिमेटेड है कि किसी ना किसी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से आज के तारीख में गुजर रहे हैं। लगभग 3 लाख हर साल में कपल्स अपना IVF से इलाज कराते हैं। सो आप गैप देखेंगे वो 100 में से 1 कपल ही सामने आ रहा है। प्राइसिंग की बात करें तो इतना कस्टमर फ्रेंडली, सबसे बड़ा सवाल यही आता है, और आप शायद टॉप की IVF ऐसा है इंडिया में जिसमें आप शामिल है, सो आप उस चीज़ के बारे में दर्शकों को बता सकें जो जुड़ना चाहते हैं आपसे। जी IVF के बारे में